इस वीडियो में हम समझेंगे कि एथिक्स में कोटेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हमें किस तरह से लिखना चाहिए। तो इसमें जो पहले पास्ट में PYQ आए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अपने पहले वाली वीडियो में भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कराए थे। फिर भी कुछ बच्चों को अभी डाउट है, उन्होंने बोला था कि कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से लिखना है, तो बताने के लिए तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अब ज़्यादा होंगे। और एक बात ध्यान रखने की ये है कि जो कोटेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर हमें फिलोसफी में नहीं लिखना होता है कि उसके पीछे उनकी क्या फिलोसफी थी, है ना, उनकी बहुत ज़्यादा उसको जानने की हमें ज़रूरत नहीं होती। जो कोटेशन है तो उसको हमको वर्तमान संदर्भ में देखना है अपने, कि वर्तमान में उसकी क्या रेलिवेंसी है प्रेजेंट टाइम में। तो उसको देखते हुए वही सारे एग्जाम्पल हमें वर्तमान से, अपने करंट अफेयर न्यूज़ से, कोई रिपोर्ट है उन सबको उठाते हुए, या कुछ एंशिएंट की कुछ घटनाएं हो गई, मतलब सबका मिक्स कॉम्बो करके उसमें हमको लिखना होता है। कहीं से स्पोर्ट्स से एग्जाम्पल ले लो, मतलब अलग अलग जगह से एग्जाम्पल लेने हैं, है ना। तो देखो अभी हम एक एक करके जब डिस्कस करेंगे तो आपको सारी जो सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन 2013 में आया था, है ना, कि पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता पूर्ति के लिए काफ़ी है पर किसी के लालच के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये कोटेशन थी महात्मा गांधी की। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो ये कोटेशन है उसको थोड़ा सा 2 या 3 लाइन में उसको बता देना है कि किसी व्यक्ति के लिए जो उसके पास है उसमें संतुष्ट रहना महत्वपूर्ण है। लालच का कोई अंत नहीं है। लालच सभी प्रकार की समस्याओं और चुनौतियों को जन्म देता है, चाहे वह सामाजिक हो, नैतिक हो या आर्थिक हो। तो इसमें हमने जो कोटेशन में कहा गया था उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब उपयुक्त अवतरण का वर्तमान संदर्भ में क्या महत्व है, तो देखो इसी का क्या महत्व है वर्तमान संदर्भ में, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, तो ये हमारे सब एथिक्स का आप पढ़ोगे ना कभी, सिलेबस भी है ये, हमारे एथिक्स का सिलेबस है ये। तो बस वही हमें सारे वो चीज़ें देखनी होती है, अपने ही सिलेबस से कनेक्ट करते हुए कौन कौन सी न्यूज़ है वो यहाँ पे ऐड करनी होती है। तो जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा गूगल पर 1337.76 करोड़ का जुर्माना लगाया जाना, तो ये लालच ही तो दिखा रहे हैं ना इस एग्जाम्पल के अंदर हम। अब देखो फिर से वही सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, तो ये हमने कहाँ पर दिखाया, एक सेकेंड, ये हमने प्राइवेट का एक एग्जाम्पल दे दिया, ये प्राइवेट क्षेत्र में। अब ये हमने जो ये ADR रिपोर्ट जिसमें विधानसभाओं के मौजूदा सदस्यों में 44% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है, ये हमने सार्वजनिक जीवन में दिखा दिया, है ना, एग्जाम्पल एक एक यहाँ पे दे दिया। फिर आगे चलते हैं, लाभ हेतु पर्यावरण का विनाश कैसे हो रहा है, तो देखो दी लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या भारत में 16.7 लाख लोगों की मौत के लिए 16.7 लाख लोगों की मौत के लिए कौन, वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। तो ये क्या है कि हम सिर्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, है ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं हम। तो वही है, वही लालची तो है ना, ये सारी चीज़ें, इतने सारे लोगों की उसके पीछे मौत हो रही है उस लालच के पीछे। अब औद्योगिकरण और शहरीकरण जैसी विभिन्न विकास गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है। वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जैसे पंजाब हरियाणा में भूजल स्तर में अत्यधिक कमी का होना, सांप्रदायिक हिंसा तथा हाल ही में रशिया यूक्रेन युद्ध का होना। तो ये मतलब उस टाइम अभी भी एक थी, तो वो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए गए हैं। अभी आप जैसे इजराइल फिलिस्तीन में जो वॉर हो रहा है ना, तो जहाँ पर भी कंट्री में वॉर हो रहा है तो उसे भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमारे उसमें क्या है, पीछे लालच ही है ना कोई। तो इसलिए आप उन सारी घटनाओं को भी तो आपको दिख रहा है। देखो ये इन्वायरमेंट से आ गया, है ना, ये वाली हमने इन्वायरमेंट से ले लिया, ये वाला एग्जाम्पल हमने IR से ले लिया। इसके अलावा ये करंट अफेयर्स में न्यूज़ थी वहाँ से ले लिया, ये एक रिपोर्ट हो गई। तो अलग अलग डायमेंशन से हम उसमें कितनी सारी एक ही क्वेश्चन में चीज़ों को लिख रहे हैं। तो ये बस थोड़ा थोड़ा मैंने फ्रेम किया है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन हो सकती है। सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि जो प्रैक्टिकल है ना, जो हो रहा है वर्तमान में, उन्हें यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है, तो नंबर भी अच्छे आते हैं फिर। अतः लोगों के बीच और विशेष रूप से लोक सेवकों के बीच इस मूल्य को विकसित करना आवश्यक है, क्योंकि वे समाज में अच्छाई लाने के लिए जिम्मेदार है। कौन से मूल्य, मतलब कि वो लालच ना लाए अपने मन में, क्योंकि जो आवश्यकता है वो तो सबकी पूरी हो जाएगी, पर लालच के लिए कुछ भी नहीं है। तो वही वाली चीज़ कि हमें लालच और भ्रष्टाचार जैसे मूल्यों को त्यागना चाहिए और समावेशी अच्छे मूल्यों को, ईमानदारी, इनको सबको अपनाना चाहिए। आगे चलते हैं। देखो अब 2022 में क्वेश्चन आया था कि
नैतिकता यह जानना है कि आपको क्या करने का अधिकार है और क्या करना उचित है। फिर लेकिन ये गूगल ट्रांसलेट था तो मैंने इसलिए वहाँ पे जो क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में वही लिखा। आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना ही क्या है, नैतिकता है। ये किसकी कोटेशन है, पॉल्टर स्वीटवर्थ की। तो अब देखो थोड़ा सा हम वही एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इससे हम क्या समझे हैं। नैतिकता का पालन सही या गलत, अच्छे या बुरे, उचित या अनुचित, स्वीकार्य या अस्वीकार्य के बीच अंतर करने में मदद करता है। अतः वर्तमान अधिकार आधारित व्यवस्था में हमें क्या करने का अधिकार है और हमें क्या करना चाहिए को ज्ञात करने में नैतिकता सहायता करती है। समझ रहे हो कि आपको क्या करने का अधिकार है। आप पहले सोचो कि आपके पास कौन कौन से अधिकार है ना। तो अधिकार तो बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन उसमें क्या करना उचित है। जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे पास है, पर हेट स्पीच तो नहीं है ना उचित। तो वो सारी चीज़ें अभी हम उन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। अतः वर्तमान अधिकार आधारित व्यवस्था में हमें क्या करने का अधिकार और हमें क्या करना चाहिए को ज्ञात करने के नैतिक करने में हमें नैतिक सहायता करती है ये सारी चीज़ें, अगर हम इन सबको अच्छे से जानते हैं तो। जैसे व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है या घृणास्पद भाषण देने का नहीं है। क्या करने की अनुमति है और क्या किया जाना चाहिए, जिसे एक ये चीज़ आप इसमें से हटा देना, क्योंकि उस टाइम कुछ न्यूज़ में रहा होगा तो मैंने मेंशन कर दिया, मुझे याद नहीं आ रहा। अब ऐसे मामले में जहां कानून मौन है, ठीक है, जहां कानून मौन है उस पर कोई लॉ नहीं बना है अब तक, ठीक है। जैसे डॉक्टर जेनरिक दवा के जगह ब्रांडेड दवा लिख सकता है, तो कोई अभी ऐसे कानून बने नहीं है। तो अब ये डॉक्टर अधिकार, लेकिन उचित क्या है, डॉक्टर ठीक है लिख सकता है, लेकिन ये क्या उचित है कि हम गरीब लोगों से जानबूझ के ऐसे ब्रांडेड दवा लिखे, जबकि वो काम ही जेनरिक दवा भी कर सकती है। तो यही वाली चीजें हैं। ऐसी और एग्जाम्पल हम देखेंगे कि व्यक्तियों को वस्तुओं को उपभोग करने का अधिकार है, लेकिन उपभोक्तावाद की संस्कृति को सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह दूसरों के लिए संसाधनों की उपलब्धता को कम करती है। जैसे ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन और लोगों को भी तो चाहिए ना। अभी जैसे कोविड-19 आया था, तो जिनके पास भी जो भी सक्षम थे, सबको पता है कि दुकान इतने आवर्स के लिए खुलने वाली है, तो क्या किया, एक एक महीने 2-2 महीने का राशन सब लेके बैठ गए। लेकिन और देखा हो तो उस टाइम पे चीज़ों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो लेकिन अगर हम वो सब चीज़ें नहीं करते, जबकि डेली खुलने वाली थी 1 आवर के लिए भी, अब उन लोगों को क्या, जो तो रोज वो मजदूरी कर रहा है, 300 रुपये की कोई मजदूरी कर रहा है, कोई 700 की, कोई 500 की, जो रोज ही कर रहा है, तो वो लोग तो नहीं ला सकते ना। तो ये वही बात यहाँ पे समझाई जा रही है। तो आपको इस तरह से जो आप देख रहे हो ना, उसी को अपने आंसर में लिख कर आना है। आप पर व्यक्तिगत संपत्ति दान करने का दायित्व नहीं है, लेकिन कमजोर लोगों के प्रति दयालु होना नैतिक है। जैसे अब आप पर कोई ये दायित्व थोड़ी है आपका कि कमजोर लोगों को आप संपत्ति दो, लेकिन ये एक उचित चीज़ है कि अगर हम किसी लोगों के लिए करते हैं तो ये कमजोर लोगों के प्रति हमारा जो दयालु होना है वो नैतिक कार्य ही है। अब जैसे आप पर रक्तदान करने का दायित्व नहीं है, लेकिन मानवता के विकास के लिए ऐसा करना नैतिक है। हमारा अधिकार क्या है और सही क्या है, हर दिन हमें इस बात को लेकर दुविधा का सामना करना पड़ता है। जो सही है उसे करने के लिए अत्यधिक प्रतिबद्धता और दूसरों के लिए स्वयं को बलिदान करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। इसलिए नैतिक मूल्यों का प्रशिक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। आज इस तरह का कल्चर है, इन्वायरमेंट है, जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, तो आज के संदर्भ में इस तरह के जो नैतिक मूल्य का प्रशिक्षण वर्तमान समय की क्या हो जाती है, आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि इसमें जो बलिदान वाली इच्छा शक्ति होती है ना, उसकी भी आवश्यकता होती है। तो जब तक हम वो उन मूल्यों को अपने अंदर विकसित नहीं करेंगे ना, तो हम अच्छा जो कार्य है, जो नैतिक है, वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। वर्तमान संदर्भ में आपके लिए, अब देखो पूछ भी यही रहा है, वर्तमान संदर्भ में आपके लिए इन उदाहरणों का क्या अर्थ है। मतलब वहां पे लिखा होता है ऊपर, जब ये 3 ऐसे कोटेशन वाले आंसर होते हैं ना, तो उसमें ऊपर ही लिखा होता है कि वर्तमान संदर्भ में आपके लिए इन उदाहरणों का क्या अर्थ है। जैसे झूठ सत्य का स्थान ले लेता है जब इसका परिणाम बेदाग सामान्य भलाई में होता है। फिर से पढ़ो, झूठ सत्य का स्थान ले लेता है जब इसका परिणाम बेदाग सामान्य भलाई में होता है, यानी किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा है उस चीज से। अब फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि तिरुकुलर का यह कथन इस बात पर जोर देता है कि झूठ अच्छा और नैतिक हो सकता है यदि उसका उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन में हर समय झूठ का इस्तेमाल किया जा सकता है।
विभिन्न परिस्थितियां जहां झूठ नैतिक हो सकता है, जैसे कि अब वो परिस्थितियां बता दी हमने, है ना, जैसे कि राष्ट्र हित में कश्मीर में आतंकियों का पता लगाने के लिए कुछ जवानों द्वारा सिविल ड्रेस पहनी गई। तो अब देखो ये थी तो चीज गलत, लेकिन राष्ट्र हित के लिए करना सही है। पूर्व रॉ एजेंट अजित डोभाल ने पाकिस्तान में स्वयं को हिंदू होते हुए भी मुस्लिम बताकर काम किया, पर किस संदर्भ में? राष्ट्र हित में ये क्या है, उचित है। अगर नहीं करोगे तो वो आतंकवादी आएंगे, हमारे यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होगा, कितने सारे लोगों की जान जाएगी। तो एक राष्ट्र हित के संदर्भ में देखें तो वो चीजें सही है। कुछ सत्य ऐसे भी होते हैं जो केवल दुख और दर्द ही देते हैं, ऐसे में झूठ एक बेहतर विकल्प लगता है। तो हमने एक स्टोरी बनाई ऐसे ही कि पुलिस एक ऐसे बच्चे को पीछा कर रही है जिसने अपने परिवार का पेट भरने के लिए रोटी चुराई थी। ऐसे में पुलिस आपसे पूछते है कि वह कहाँ गया। तो आप अब इसमें सोच रहे हो कि मैं अगर नहीं उसको झूठ बोल रहा हूँ कि मैं बता देता हूँ, अगर मैं उसको नहीं बताऊंगा कि वो बच्चा कहाँ गया तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन अब वो अगर आप झूठ बोलते हो तो उसमें उस बच्चे ने इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं किया है ना। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि कोई भी झूठ जिसका परिणाम उद्देश्य उचित है तो वो झूठ उस संदर्भ में थोड़ा सही होता है। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो केवल दुख और दर्द ही देते हैं, ऐसे में झूठ एक बेहतर विकल्प लगता है। आगे चलो, जैसे लाइलाज बीमारी होने पर डॉक्टर द्वारा अपने पेशेंट को झूठ बोलना। अगर मान लो ठीक है लाइलाज बीमारी और डॉक्टर बोल देगा कि तुम ठीक ही नहीं हो सकते, तो जहाँ कुछ परसेंट भी चांस होंगे ना, 1% भी चांस होगा तो सच में बिल्कुल ठीक नहीं होगा फिर। तो वहाँ उस संदर्भ में डॉक्टर झूठ बोल देते हैं पेशेंट से। माता पिता का देहांत होने पर संबंधी और रिश्तेदार द्वारा बच्चों को झूठ बोलना कि वे भगवान के पास चले गए हैं। तो इस संदर्भ में तो ये देखो हम सिंपल ही तो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, इतना कुछ बड़ा कुछ ऐसा लिखना ही नहीं है, सब सिंपल सा ही है। तो इतना डरना नहीं है इन क्वेश्चन को देख के, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। अतः उपयुक्त कथन परिभाषित करता है कि झूठ तभी अच्छा है जब इसका उपयोग महान उद्देश्य के लिए किया गया जाए। अब आप इसको अपने जो एंशिएंट में कुछ एग्जाम्पल मिले है ना, सिर्फ आपको एक फ्रेम तैयार करके दे दिया गया है। अब लेकिन जैसे आपको कोई चीज़ एंशिएंट में ऐसी दिख जाए या कहीं पर भी कुछ भी, तो आप भी यहाँ पे लिख सकते हो। तभी तो यही तो खासियत होती है कि जो क्वेश्चन आ गए होते हैं इनका आंसर बदलते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कोई क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है तो उसी आंसर को लोग 13 में किसी और तरीके से लिख के आए होंगे, लेकिन आज हम 2024 में 2025 में उस आंसर को लिखते हैं तो वो चीज़ें बदल जाती है आज के अकॉर्डिंग। तो यही चीज़ें होती है कि क्वेश्चन होते ही इस तरीके से कि उसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2017 में आया था, महान महत्वाकांक्षाओं एक महान चरित्र का जुनून है, इससे संपन्न लोग बहुत अच्छे या बहुत बुरे कार्य कर सकते हैं। जो महान महत्वाकांक्षाएं होती है ना लोगों की, तो अच्छे कार्य भी हो कर सकते हैं, बहुत बुरे भी कर सकते हैं। सब कुछ उन सिद्धांतों पर निर्देशित करता है जो उन्हें निर्देशित करते हैं। किसकी है? नेपोलियन बोनापार्ट की है। उदाहरण देते हुए उन शासकों का उल्लेख करें जिन्होंने समाज और देश को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने समाज और देश के विकास के लिए काम किया। अब कहाँ से लाओगे एग्जाम्पल? सोचो, जो पढ़ा है जीएस में वही लिखना है बस यहाँ पर। तो देखो पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। महत्वाकांक्षा कुछ हासिल करने या सफल होने की इच्छा है। बड़े सपने साकार करने के लिए बहुत साहस और स्वयं पर विश्वास की आवश्यकता होती है। हालांकि यह हमारे सिद्धांत है जो यह तय करते हैं कि हम उस चरित्र को कहाँ निर्देशित करते हैं, अच्छी या गलत दिशा में। अब जिन शासकों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण समाज और देश को नुकसान पहुंचाया, तो हिटलर को पूरे यूरोप पर शासन करने की महत्वाकांक्षा के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। दुर्योधन कृत्यों के कारण कुरु साम्राज्य का विनाश हो गया। नेपोलियन ने शासन के उत्तरार्ध स्वयं को फ्रांस का तानाशाह घोषित किया। तो ये कौन से हो गए जो इनकी महत्वाकांक्षा है वो बुरे संदर्भ में है। अब दूसरी ओर कुछ शासक ऐसे भी है जिन्होंने समाज और देश के विकास हेतु काम किया। अकबर, उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का प्रचार किया और सांप्रदायिक सद्भाव के विकास में मदद की। नेपोलियन ने शासनकाल की शुरुआत में ही स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित समाज को वास्तविक बनाया। अन्य उदाहरण अशोका, अब्राहम लिंकन, गांधी जी, नेल्सन मंडेला आदि जिन्होंने देश और समाज के लिए कार्य किए। तो कितने सारे नाम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। इसलिए मेरी जो एथिक्स का शायद लेक्चर 3rd है वो समाज सुधारक ऐसे नेता है ना, उन पे मैंने पूरा एक कंप्लीट करके दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देखो, और ये एथिक्स वाली सीरीज को शुरू से लेकर एंड तक देखो, तो आपके एथिक्स के जितने भी डाउट है सब यहाँ पर सोल्व खुद हो जाएंगे।
आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि केस स्टडी पे भी हम बात करेंगे, लेकिन केस स्टडी से पहले हमारा जो पहला वाला पार्ट है वो हमारा अच्छे से तैयार होना ज़रूरी है। फिर हम जब वो सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसकी केस स्टडी को भी सोल्व करेंगे, जो क्वेश्चन है PYQ आए हुए हैं। तो अतः मानव शांति और समाज कल्याण के लिए महत्वाकांक्षा और चरित्र को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। तो फिर ये नहीं है कि कोटेशन आ गए ऊपर तो हम सिर्फ उसको सोल्व करके आ रहे हैं, हम खुद भी अपने क्वेश्चन को कोटेशन से भी एंड कर सकते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनोवाला वाला बनाना है तो उसमें 3 प्रमुख लोग परिवर्तन ला सकते हैं। वे है पिता, माता और शिक्षक। ताकि ये जैसे लोग हैं ना, ये जैसे लोग ये ना आए हमारे समाज में, ये ना बने, इनके तरह हमारे जैसे लोग बने। इसलिए एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, एक अपरिष्कृत जीवन जीने लायक नहीं है, सुकरात। तो देखो, इस अवतरण से तात्पर्य है कि, अवतरण मतलब वही कोटेशन से तात्पर्य है कि योग्य जीवन तभी संभव है जब हम अपनी सोच पर लगातार विचार करें। अपनी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए व्यक्ति को निरंतर आत्ममूल्यांकन करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग 9 to 5 PM की नौकरी कर रहे हैं परंतु वास्तविकता में भी कुछ और करना चाहते हैं। तो यह हकीकत भी है हमारे सोसाइटी और समाज में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष में उनके द्वारा उठाए गए कदमों की निरंतर जांच की और इसका उपयोग उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में किया। तो अपरीक्षित जीवन मतलब जहाँ पर आपको कोई परीक्षा देनी ही नहीं पड़ी, कुछ भी चीज़ आपको मतलब टेस्ट करके आपने देखी ही, बस सीधी लाइफ थी, मतलब ये करना है, 10th करनी है, 12th करनी है, इसके बाद ये कर लेना है, उसके बाद बस जॉब। तो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में मतलब कुछ सीखा, कुछ अपने एक्सपीरियंस से, कुछ भी चीज़ों से। जैसे जो गांधी जी ने अपने जो दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष को भारत की आज़ादी दिलाने में भी उसका यूज़ किया, ऐसे ही आइंस्टाइन ने अपनी विफलताओं की निरंतर जांच की, जिससे उन्हें अंतरिक्ष, समय, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण पर वैज्ञानिक विचारों में क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया। तो अब मैं यहाँ पे पता है बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल नहीं दिए, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा लिख दिया है, इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन लिखना होता है। बस अब आप खुद बैठ के ऐसे एग्जाम्पल सोचो कि और मैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखो, 2019 में क्वेश्चन आया था, व्यक्ति और कुछ नहीं केवल अपने विचारों का उत्पाद होता है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। महात्मा गांधी। गांधी जी का यह कथन बताता है कि मनुष्य वैसा ही जैसा वह सोचता है, चरित्र निर्माण में विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखो हिटलर हमने पहले भी पढ़ा है ना, यहूदियों की हत्या के संदर्भ में नस्लीय श्रेष्ठता के विचारों से प्रभावित है। तो जैसा उसने सोचा वो उस तरह से ही बन गया। मदर टेरेसा को देखो, करुणा और सहानुभूति जैसे विचारों से प्रभावित है। तो आप सोचो अब और एग्जाम्पल कौन कौन से यहाँ लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सारे एग्जाम्पल लिख दूंगी तो फिर वो जो सोचने वाला पार्ट है ना आपका, आप वो डेवलप नहीं कर पाओगे, फिर आप किसी ना किसी पे डिपेंड रहोगे। इसलिए कहते हैं ना कि या तो किसी को फिश ला कर दे दो, या फिर एक काम करो उसी को फिश पकड़ना सिखा दो। तो वो टेक्निक सीखो आप यहाँ पे, है ना। मतलब फिश मत लेके जाओ मुझसे, क्योंकि वो तो आप एक बार खाओगे और वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वो जो पकड़ने वाली अगर टेक्निक अगर आपको सिखा दे, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है, फिर आप भी किसी और की हेल्प कर सकते हो और खुद तो फिर हो ही जाएगा। तो किसी पे आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए आप थोड़ा खुद भी आप सोचो। नेक्स्ट देखो, 2019 में आया था, जहाँ हृदय में सुचिता है वहाँ चरित्र में सुंदरता है। जब चरित्र में सौंदर्य है तब घर में समरसता है, जब घर में समरसता है तब राष्ट्र में सुव्यवस्था है, जब राष्ट्र में सुव्यवस्था है तब विश्व में शांति है। कहाँ से चीजें शुरू हुई? जहाँ हृदय में सुचिता है वहाँ चरित्र में सुंदरता है। अभी इंडिविजुअल पे आई हुई ये बात। जब चरित्र में सौंदर्य है तब घर में समरसता है, जब घर में समरसता है तो राष्ट्र में सुव्यवस्था है। तो बात ऐसे ऐसे चलते चलते इंडिविजुअल से होते हो राष्ट्र, फिर इंटरनेशनल लेवल ऐसे पहुंच गई। जब राष्ट्र में सुव्यवस्था है तब विश्व में शांति है। APJ अब्दुल कलाम ने ये बोला है। अब देखो, इस अवतरण से इनका तात्पर्य है कि हृदय में धार्मिकता वाला व्यक्ति वैश्विक शांति में योगदान दे सकता है। वो इस कोटेशन से ये कहने वाले हैं कि अगर हमारे हृदय में सुचिता है ना, सुंदरता है, तो हम वैश्विक शांति में क्या कर सकते हैं? योगदान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए वही एग्जाम्पल भी तो बताने पड़ेंगे ना अब आपको अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ ये चीज़ सही है। जैसे गांधी जी, हृदय में धार्मिकता ने गांधी जी को एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति बना दिया, जहाँ वे हमेशा अहिंसा के अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे, जिसके परिणाम स्वरूप देश में एकता का निर्माण हुआ। उन्होंने ब्रिटिश राज के अंत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विकसित होने वाले विभाजन को कम करने के लिए सर्वधर्म समभाव की भावना पर जोर दिया।
तो यहाँ पर कौन सी चीज़ें हम बता रहे हैं उनकी, जहाँ पर मतलब एक राष्ट्र को, एक विश्व को, मतलब वो शांति ही लाना चाह रहे हैं हर जगह, विश्व के लेवल पे, वर्ल्ड संदर्भ में, है ना, सिर्फ अपने इंडिया के लेवल पे ही नहीं। तो सर्वधर्म समभाव अपनी G20 की थीम भी थी कि वासुदेव कुटुंबकम, मतलब सबका, ओनली इंडिया नहीं, सबका, सबका विकास हो। नेल्सन मंडेला, हृदय में धार्मिकता के कारण दक्षिण अफ्रीका में गोरों को समान अधिकार दिया, जिससे देश में व्यवस्था कायम हुई और विश्व शांति में योगदान मिला। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अब और कौन कौन से एग्जाम्पल आपके मन में आ रहे हैं जहां पर हमारे राष्ट्र लेवल पे, विश्व, वर्ल्ड लेवल पर वहां पर शांति स्थापित करने में उन लोगों ने हेल्प करी। बराक ओबामा का एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, अब्राहम लिंकन, है ना। तो ऐसे आप सोचो और भी एग्जाम्पल, इसलिए स्पेस भी छोड़ दिया आपके लिए, सोचो और बस यहाँ पे नाम लिख लो उन लोगों के। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त, और ये देखो वो जो कोटेशन भी मैंने जो यूज करी थी ना उस क्वेश्चन में, तो वो PYQ ही था हमारा UPSC का। तो उसमें समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं, वे पिता, माता पिता, शिक्षक। तो अब्दुल कलाम की थी। तो देखो अब हमने क्या लिखा कि दुनिया भर की सरकारों ने कानूनों, पहले तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे करप्शन की, फिर आगे सुनो। दुनिया भर की सरकारों ने कानून, नियमों और आचार संहिताओं का उपयोग करके भ्रष्टाचार को कम करने और समाप्त करने का प्रयास किया, हालांकि वे असफल रहे। नैतिकता और संस्कार वाले बच्चे ही सामाजिक बुराइयों और अपराधों से मुक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। भ्रष्टाचार कम करने में परिवार और शिक्षक की भूमिका। तो परिवार की कैसे भूमिका होती है और शिक्षक की। परिवार बच्चे के समाजीकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। परिवार द्वारा अपनाए और सिखाए गए रीति रिवाजों और परंपराओं के से बच्चों का जीवन अनुशासित और व्यवस्थित होता है, जिससे राष्ट्र के समग्र विकास में मदद मिलती है। बच्चों में नैतिक व्यवहार विकसित करने में शिक्षक भी अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षक बच्चों में अनुशासन के साथ साथ उनकी रचनात्मकता क्षमता को बढ़ावा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए अत्यधिक प्रयास करता है। परिवार एवं शिक्षक की अहम भूमिका द्वारा भ्रष्टाचार कम होना, जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बेहतर प्रशासन एवं सुशासन को स्थापित करने में सहायता मिलेगी। तो इन तरह से कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन से हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब 2018 का क्वेश्चन देखो। नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की खोज करते समय आप 3 गुणों को खोजते हैं, सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। यदि उनमें पहला गुण नहीं होगा तो अन्य 2 गुण आपको समाप्त कर देंगे, ठीक है। यदि उनमें पहला 2, कौन सा, सत्यनिष्ठा, यदि उनमें 2 गुण आपको समाप्त कर देंगे। पहला ये सत्यनिष्ठा वाला और बुद्धिमत्ता वाला। फिर से अब देखो, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा यह निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति के पास किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौशल विकसित हो सकता है या नहीं। मानते हो ये तो IQ। वही ईमानदारी यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए करेगा या जनता और संगठन दोनों के लाभ के लिए करेगा। अब रोबोट मूवी आई थी, है ना, उसमें रजनीकांत ने तो एक अच्छे पार्ट के लिए उस चीज को आविष्कार किया था अपने, लेकिन वहीं पे जो अपोजिट टीम थी तो वो उसको किस संदर्भ में, मतलब इंसान के लिए खुद को बस ऊंचा रखना है, बाकी और जनता को मतलब परेशान करना है, सबको अपने कंट्रोल में लेना है। तो ये डिपेंड करता है। तो वहीं ईमानदारी ये निर्धारित करेगी कि व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए उपयोग करेगा या जनता और संगठन दोनों के लाभ के लिए करने वाला है। इसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है, जैसे एक डॉक्टर अधिक, तो आप इसमें ये रोबोट मूवी वाला भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर अधिक पैसा कमाने के लिए मरीज के परिवार को झूठ बोल सकते हैं, जैसे अपोलो किडनी रैकेट इन दिल्ली उस टाइम पे हुआ था, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। CA अपने ज्ञान का, ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी, CA अपने ज्ञान का उपयोग स्वयं को या कुछ कंपनियों को कर चोरी में मदद करने के लिए कर सकता है। तो मतलब उसके पास IQ तो है। अब बात ये हो रही है अगर उसके पास ईमानदारी नहीं है तो इसका फिर यूज किस किस तरह से होता है, कि IQ है पर ईमानदारी नहीं है, तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए हैं। 2013 में क्वेश्चन फर्स्ट, ये मतलब होता है ना खुद को बस बताने के लिए वहां पे जाना और देखना, ऐसे ही हम औरंगजेब का एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। तो आप सोचो ऐसे आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे अभी आपने सुना हो जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाली चीज़ें होती है, तो वहाँ पर भी वो जो चीज़ है वो ढंग से फुलफिल नहीं हो रही है, उसमें भी लोग लूप होल निकाल लेते हैं। ऐसी जो भी टैक्स वगैरह की चीज़ें आती है तो लूप होल हर जगह दिखते हैं और लोग उन्हीं लूप होल का फ़ायदा उठाते हैं फिर।
तो जब हम इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं ना, तो हर जगह से हमें एग्जाम्पल मिलने लगते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। बस इसमें फिलोसफिकल अगर लिख के आओगे ना बिल्कुल कि वॉरेन बफेट का है, तो पता नहीं आप सोचते रहोगे, उनका ही कुछ सोचते रहोगे क्यों उन्होंने बोला, किस संदर्भ में उन्होंने बोला, तो मार्क्स बहुत कम मिलने वाले हैं। तो फिलोसफिकल नहीं लिख के आना है इन सारी चीज़ों को। 2020 का क्वेश्चन देखो, किसी की भर्त्सना नहीं कीजिए, अगर आप मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो ऐसा कीजिए, यदि नहीं तो आप हाथ जोड़िए, अपने बंधुओं का आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए। स्वामी विवेकानंद। तो पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल नहीं आ रहे, मान लो, अब जरूरी नहीं आपको हर किसी पे आ जाए, वैसे तो मिल ही जाएंगे अगर आपने ठीक से अपनी जो सोचने की स्किल है उस पर काम किया है तो अब देखो, ये होता है पर्सनल लेवल, और ये होता है कि सामाजिक स्तर पर, और ये होता है संगठन स्तर पर। तो इनके ऊपर अगर हमें एग्जाम्पल नहीं मिल रहे, तो अब पर्सनल लेवल पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सामाजिक लेवल पे क्या होगा, और संगठन के लेवल पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो उस तरह से हम उसको लिख के आ सकते हैं। अब इस अवतरण में स्वामी विवेकानंद सहनशीलता एवं करुणा जैसे मूल्यों को विकसित करने पर जोर देते हैं। राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में इसका बहुत महत्व है। स्वामी जी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे दूसरों को यह दिखाने के लिए प्रोत्साहित करें कि वे क्या करने में सक्षम हैं। यदि आपको कोई परिचित उदास महसूस कर रहा है, तो करुणा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उत्साहजनक शब्द कहना। स्वामी के अनुसार, विवेकानंद के अनुसार, जब हम इस बारे में निश्चित नहीं होते कि क्या बोलना है, तो हमें ऐसे में दूसरे व्यक्ति में दिखाई देने वाली कुछ शक्तियां, प्रतिभाओं को उजागर करने का प्रयास करना चाहिए, या उनमें या अपनी क्षमताओं पर अपना विश्वास व्यक्त करना चाहिए। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आप एग्जाम की तैयारी करने गए, ठीक है, आपसे क्लियर नहीं हो रहा, तो अब जो सोसाइटी है, ये किसी को भी ये बोलने का हक नहीं है, मतलब हेल्प तो वो हमारी कर नहीं रहे हैं, ऊपर से हमको सुना रहे हैं। तो ये वही चीज़ है कि अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो वहाँ से हाथ जोड़िए, उनको आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए, मार्ग पर जाने दो। क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप उल्टा उसको बोल बोल के डिप्रेशन में डाल रहे हो, उसको एंजाइटी हो रही है, उस चीज़ों से अननेसेसरी प्रेशर हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें, तो ये स्वामी विवेकानंद इस कोटेशन से कहना चाहते हैं। अब वही है, अगर हमको नहीं आता तो हम बता देंगे कि उससे हमारे पर्सनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सामाजिक स्तर पर हम उसको कैसे दिखा सकते हैं, और अपने संगठन स्तर पर, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, पर्सनल। आगे देखो, स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आप को अन्य किसी की सेवा में लगा दे। महात्मा गांधी। इस अवतरण से गांधी जी का मानना है कि दूसरों को समय देने से हम नए विचारों को ग्रहण करते हैं और दूसरों की नई चीजें सीखने की क्षमता विकसित होती है। हम मनुष्य के रूप में लगातार दूसरों से सीख रहे हैं और एक दूसरे को सिखा भी रहे हैं। हमें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि दूसरों की मदद करने से हम क्या प्रभाव पड़ सकता है, हम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो केवल इसलिए महान बन सके क्योंकि उन्होंने स्वयं को दूसरों की सेवा में खो दिया। अब जैसे स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यही है कि हम अपने आप को स्वयं की सेवा में लगा दें, अन्य की सेवा में लगा दें। अब जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो इससे आप लोग ही कुछ नहीं सीख रहे हो, इससे मेरा भी डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे भी नई नई चीज़ें देखनी पड़ रही है, पढ़ना पड़ रहा है और ज़्यादा सीखना पड़ रहा है चीज़ों को, तो इससे मुझ में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है और आप लोग भी सीख रहे हो। अब उदाहरण के लिए मदर टेरेसा, ऐसा है गरीब मरीजों के प्रति अपने निस्वार्थ कार्य के कारण ही आज विश्व स्तर पर वह पूजनीय है। ऐसे ही गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, सावित्री बाई फूले, तो जिन भी लोगों ने ऐसे अच्छे काम किए हैं, स्वामी विवेकानंद खुद हो गए, है ना, जिन्होंने भी किए हैं, तो उनके नाम यहाँ पर मेंशन करो। और मैंने ये सारा जो एग्जाम्पल है ना, आपको अपने जो एथिक्स का लेक्चर 3 है उसमें सारे एग्जाम्पल मैंने आपको वहाँ पर दे भी रखे हैं। दलाई लामा, इस तरह से। 2021 में क्वेश्चन देखो, प्रत्येक कार्य की सफलता के पहले उसे सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जो दृढ़ निश्चयी हैं वे ही देर सवेर प्रकाश को देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद। डिफाइन करो परसिविरेंस को, दृढ़ निश्चयी को, है ना। और ये देखो सिलेबस के ही पार्ट है। किसी दूरगामी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक धैर्य, निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इतिहास में ऐसे कई महान व्यक्तियों का उदाहरण है जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया परंतु दृढ़ निश्चयी रहे। उदाहरण के लिए जैकमा, ये प्राइमरी स्कूल में 2 बार फेल हुए, माध्यमिक में 3 बार, पुलिस फोर्स में अस्वीकृत कर दिया गया। उन्होंने 10 बार हार्वर्ड के लिए आवेदन किया परंतु खारिज कर दिया गया, लेकिन उन्होंने तब भी दृढ़ता दिखाई और आज वह अलीबाबा कंपनी के संस्थापक है। वन ऑफ द बिगेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी है वो। महात्मा गांधी, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और ब्रिटिश
साम्राज्य की सभी चुनौतियों का सामना किया। वे प्रयास करते रहे, अंततः भारत को अंग्रेजों से उन्होंने आज़ादी दिलाई। और ऐसे ही अन्य उदाहरण है, जैसे धीरूभाई अंबानी, एल्बर्ट आइंस्टीन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम एस साराभाई, जिन्होंने आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है अब्दुल कलाम को। तो देख रहे हो कितने सारे एग्जाम्पल है। और आप अभी आपने अगर मेरा एस्से का लेक्चर फर्स्ट देखा हो तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। और अभी चंदू चैंपियन मूवी आई थी, है ना, चंदू चैंपियन अगर किसी ने मूवी देखी हो तो उसमें जो मुरलीकांत पेटकर है उनकी स्टोरी उसमें दिखाई गई है। तो देखा उस मतलब वो इंसान कहाँ से कहाँ चले गए, मतलब हैंडीकैप भी हो गए, उसके बाद भी उन्होंने ओलंपिक जीता। तो क्या था वो, दृढ़ निश्चयी तो था ना। ऐसे ही श्रीकांत बोरा की मूवी अगर आपने देखी हो, उन पर भी मूवी आई थी श्रीकांत पर, तो वो मतलब ब्लाइंड थे, लेकिन उन्हीं की वजह से आज जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो भी साइंस मैथ मतलब ले सकते हैं। और उन्होंने कितनी बड़ी आगे पता नहीं 8,000 से भी ज़्यादा लोगों को वो रोजगार देने वाले हैं, और हम तो सही होते हुए भी नहीं दे रहे, बल्कि देखा जाए तो उन चीज़ों को भी मतलब हर जगह से एग्जाम्पल को आपको इसमें लिखना है। और ऐसे ही अब आप कहोगे कितनी मूवी देखती हूँ मैं, लेकिन सच में ये जो मूवी होती है ना, जो इंस्पायर करती है, हम अगर इनको अपने आंसर में लिख के आते, क्योंकि ये किसी की बायोपिक होती है, उन पर मूवी बनी क्यों 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 बनी उन पर मूवी, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए इसलिए तो बनी, तभी तो आज उन पर मूवी बन रही है, वरना क्यों बनती। तो ऐसी सरफिरा मूवी आई थी, तो उन्होंने जो दक्कन एयरलाइंस खोली थी, किसी ने देखी हो तो अगर मतलब अगर आपको 2025 में देना है तो देखो उन्हें, आप उनको मतलब तो देखोगे, इंस्पायर होगे, रियल मोटिवेशन होगा, क्योंकि वो रियल लाइफ स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है किसी की। तो फिर आप उनको अपने आंसर में लिख भी सकते हो, इंस्पायर भी हो सकते हो, और हेल्दी मोटिवेशन भी होता है, वो लंबे टाइम तक रहेगा। और आप भी जो ये परसिवियरेंस वाला जो गुण है अपने में विकसित कर सकते हो। तो नहीं, ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिर्फ ये एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो भरे हुए हैं। अभी ओलंपिक में कितने सारे गोल्ड मतलब जो भी लोग हैं जो मेडल लेकर आ रहे हैं, तो वो जो ला रहे हो तो उसके पीछे का क्या रीज़न है, वही परसिवियरेंस। अभी जो नीरज चोपड़ा, जिन्होंने सबने ये देखा कि वो मेडल लेके आए, लेकिन उसके पीछे उन्होंने 7 साल की भी मेहनत थी उनकी, 7 साल का नहीं होते तो उस टाइम पे तो उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। तो ऐसे ही अकॉर्डिंग टू मार्क क्यूबन, विनर मेक मोस्ट एरर, मतलब कि जो विनर होते हैं बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत उनमें यही होती है कि वो कभी क्विट नहीं करते। सच में सरफिरा मूवी जो आई है अक्षय कुमार की, जिन्होंने दक्कन एयरलाइंस की जो ट्रू स्टोरी है उसको देखना, मतलब किस लेवल का स्ट्रगल झेला होगा, किस लेवल के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो चीज़ देखो अब आप। ऐसे ही फिर हम इसको आंसर को एंड करते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक प्रयास करते रहें। माउंट एवरेस्ट को पहले प्रयास में चढ़ा नहीं जा सकता, अंतरिक्ष मिशन पहले प्रयास में सफल नहीं हो सकता, सामाजिक परिवर्तन को पहले प्रयास में हासिल नहीं किया जा सकता, इसमें वर्षों के प्रयास और दृढ़ता लगती है। इसलिए दृढ़ता एक ऐसा उदाहरण है जो हमें सुरंग के अंत में प्रकाश देखने में सक्षम बनाता है। अब मैंने जब आपको पहले भी वहाँ पर जब इस क्वेश्चन को बताया तो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल नहीं दिए थे, लेकिन अब मैं देखो दे रही हूँ आपको कि देखो सोचो, थोड़ा जो देख रहे हो उसको यूज़ करो, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, वो एक तरह से पढ़ाई भी हो जाएगी और इंस्पायर भी हो जाएंगे हम। तो ये जो जर्नी है वो इतनी हार्ड लगेगी नहीं। अब 2021 में क्वेश्चन देखो, हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते, दलाई लामा। एक ये देखो, बॉडी को अगर कुछ हमें ना आए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पर्सनल लेवल पे, संगठन के, सोसाइटी के स्तर पर। पहले डिफाइन करेंगे। यह ध्यान और मानसिक शांति की स्थिति है जो व्यक्ति में चिंता, लालच, इच्छा, घृणा, द्वेष आदि किसी कष्ट न होने से उत्पन्न होती है। व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। यह शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करती है, खुशी की ओर ले जाती है, नकारात्मक विचारों से बचने में मदद करती है और अपने लक्ष्य को ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। तो पहले हमने जो उन्होंने दलाई लामा ने कहा कि हमें बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते, तो हमने पहले उसको एक्सप्लेन किया। अब हाउ वन कैन डेवलप इनर पीस, कैसे डेवलप कर सकता है? कंपैशन, टॉलरेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, डिस्टेंस बनाओ जो टॉक्सिक पीपल है, मेडिटेशन करो रेगुलरली, तो उस तरह से हम इन सारी चीज़ों को अपने अंदर शांति स्थापित करने में मदद होगी। अब मैंने अपने को हिंट देने के लिए लिखा है कि अगर किसी कोटेशन को लेकर वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल नहीं दिख रहे हैं तो बॉडी पार्ट को
और ये सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड करके और लास्ट में यह बता सकती है कि हाउ टू अचीव, हाउ टू डेवलप, उदाहरण जो उपयुक्त तर्क को सही ठहराता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, अशोका कलिंगा नरसंहार के बाद धम्म की खोज के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। तो क्या, जब ये नरसंहार हुआ तभी तो उन्होंने बाद में शांति स्थापित करी, धम्म की खोज के लिए स्वयं को उन्होंने समर्पित कर दिया। दुर्योधन जिसका हृदय क्रोध घृणा से भरा हुआ था, उसके कृत्य उसे कुरुक्षेत्र के युद्ध की ओर ले गए। नेहरू के अनुसार शांतिपूर्ण मन में ही स्थायी शांति आ सकती है और करुणा, सहनशीलता एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्यम से व्यक्ति शांतिपूर्ण मन प्राप्त कर सकता है। अब आप इसमें, मैंने अगर आपको याद हो, जब हमने जो ऑफिसर्स है ना, तो उनके EQ और IQ पे भी बात की थी, तो वहाँ हमने पॉजिटिव एग्जाम्पल दिया था और एक नेगेटिव एग्जाम्पल दिया था, तो उनमें ये चीज़ डेवलप थी। तो यहाँ पर हम उस एग्जाम्पल को बता सकते हैं कि उनमें ये चीज़ें थी, शांति वाले मूल्य थे, ये सब चीज़ें एक ही है। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस कोई व्यक्ति है तो उसमें ये शांति, करुणा, ये सारे गुण भी होते ही हैं। तो वो एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो, जितना ज़्यादा सोचोगे ना, आप सोचने पे ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा कंटेंट के पीछे कम भागोगे। बहुत सारी चीज़ें यही, उस क्वेश्चन तो 20 आने हैं ना, ये तो है नहीं। और हम तो कितने सारे क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी से 2013 से लेके 2023 तक PYQ आए हुए हैं। कितनी सारी चीज़ें हमको मिल जाएगी। तो हमको तो बार बार इसलिए हमको वही एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ तो हम एक बार ही लिख के आने वाले हैं ना। तो आप अगर वहाँ यूज़ नहीं कर सकते तो यहाँ उनको यूज़ कर लो, इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो इसलिए समझने पे ध्यान दो। परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है और जितनी जल्दी हम इसे सीख ले, हम सबके लिए भी उतना ही अच्छा है। एरिक्सन। परस्पर निर्भरता के महत्व को कोविड-19 लॉकडाउन चरण के दौरान महसूस किया गया, जहां लोग स्वेच्छा से ऑक्सीजन सिलेंडर, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ जरूरतमंदों की मदद करने के लिए एक साथ आए। उपयुक्त अवतरण को हम विभिन्न संदर्भों में भी देख सकते हैं। देखो किस तरह से मैंने बताया था कि अगर कुछ ना आए तो कैसे लिख दो। अब देखो हमने कैसे लिखा है इसको। व्यक्तिगत स्तर पे देखो, वही है ये PS। कैसे व्यक्ति अपने समाजीकरण के लिए परिवार, स्कूल, सहकर्मी समूह, मीडिया जैसे विभिन्न एजेंसियों पर निर्भर रहता है और कैसे व्यक्ति के मूल्य समाज के नैतिक ताने बाने को आकार देते हैं। सामाजिक स्तर पर समाज एक समग्र इकाई के रूप में कार्य करता है, जैसे कोविड-19 महामारी में आपातकालीन प्रोटोकॉल का अनुसरण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो किसकी बात हो रही है, भूल मत जाना, परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर देखो, लोकतंत्र व्यवस्था को कायम रखने के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का नियंत्रण और संतुलन आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर ये देखो आ गई वसुधैव कुटुंबकम। भारत ने दुनिया के साथ अपने संबंधों में वसुधैव कुटुंबकम के मूल्य को कायम रखा है। भारत जेनरिक दवा, कोविड-19 वैक्सीन आदि गरीब देशों में वितरण कर रहा है। वहीं दूसरे ओर भारत भी ई वाहन हेतु बैटरी, पाम ऑयल आदि हेतु अन्य देशों पर निर्भर है। तो एक दूसरे पर निर्भरता को दिखाया जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे एप्पल डिजाइनिंग कैलिफोर्निया, चिप मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, ताइवान में होती है, असेंबलिंग कहाँ होती है, तो इंडिया चाइना में होती है। इस तरीके से कि ये निर्भरता को तो दिखा रहा है कि डिजाइन हो रहा है कैलिफोर्निया में, चिप और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ बन रही है, ताइवान में, असेंबल कहाँ हो रहा है, इंडिया और चाइना में। पर्यावरणीय स्तर पर देखें तो मानव लालच में पर्यावरणीय संकट को जन्म दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, जो पारिस्थितिक संतुलन पर निर्भर करता है। मानव लालच ने पर्यावरणीय संकट को जन्म दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, जो पारिस्थितिक संतुलन में निर्भर करता है। मतलब अब हमें जो पर्यावरण स्तर पर देखें तो सबको मिलकर काम करने की अब नीड है, ताकि हम पारिस्थितिक संतुलन स्थापित कर सके और SDG अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये करने के बाद मुझे नहीं लगता अब आपको कोई और डाउट रहने वाला है। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि जो बिगनर है ना उन्हें नहीं आता है स्टार्टिंग में समझ में। तो इसमें जो 4th, 5th, 6th अटैम्प्ट वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में लिख कर बताएं कि आपको सच में ये सही लगा या नहीं लगा मेरा इनिशिएट, ताकि जो बिगनर है उनको भी इससे हेल्प हो और वो ज़्यादा जगह भटके नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बाद में ही समझ में आती है। आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। दलाई लामा। इस अवतरण से तात्पर्य है कि आपकी सफलता का आकलन इस बात से होना चाहिए कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा, ना कि इस बात से कि आपने इसको
क्या हासिल किया? सफलता तब ही है जब व्यक्ति आराम छोड़कर मेहनत को चुनता है, उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़कर राष्ट्र सेवा हेतु स्वयं को समर्पित करता है। तो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं अभी। अब जैसे महात्मा गांधी बैरिस्टर, वह आरामदायक जीवन चुन सकते थे, वकालत का अभ्यास कर सकते थे, परंतु वह आरामदायक जीवन छोड़कर स्वयं को राष्ट्र हेतु समर्पित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंडियन सिविल सर्विस में चयन, ये कोई और है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुभाष चंद्र बोस सॉरी, इंडियन सिविल सर्विस में चयन हुआ उनका। यह उन्हें अच्छा एवं बेहतर जीवन प्रदान कर सकता था, परंतु सब कुछ त्याग कर उन्होंने केवल स्वतंत्रता के लक्ष्य को चुना। भगत सिंह, इनके पास अपना पूरा जीवन जीने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने दुनिया को भारत की आज़ादी का संदेश देने के लिए इतने कम उम्र में अपने जीवन को त्याग का विकल्प चुना। अपनी सफलता का आकलन नैतिक आधार पर करें। अब देख रहे हो, हम एग्जाम्पल वही उठा रहे हैं अपने एंशिएंट पार्ट से, लेकिन उसको सोचने का तरीका बदल जाता है, उस आंसर में लिखने की चीज़ें चेंज हो जाती है। तभी हम उसका, अब जब तक सीखेंगे नहीं ना उसका मल्टीपल तरीके से हम उसका यूज़ कर नहीं पाएंगे। ऐसे ही कलिंग युद्ध, अपनी सफलता का आकलन नैतिक आधार पर करें। जैसे कलिंग युद्ध में अशोक की सफलता की कीमत इतनी अधिक थी कि सफलता ने अपना महत्व खो दिया। मतलब ठीक है वो उसमें सफल हो गए, लेकिन जो नरसंहार हुआ तो उस सफलता ने क्या किया, अपने महत्व को ही इसलिए खो दिया। तो वो एग्जाम्पल भी हम दिखा रहे हैं, वो वाला जो पार्ट है ना ये वाला, कि ना कि इस बात से कि आपने क्या हासिल किया, ये वाले पार्ट वाली बात हो रही है। अब आदिवासी विस्थापन को बढ़ावा देने वाली विकास परियोजना क्या सफलता मानी जानी चाहिए? यदि लोग भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए अपने स्वास्थ्य, सामाजिक रिश्तों, मानसिक शांति से समझौता करते हैं तो क्या वह सफलता सार्थक होगी? ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के आओ। इसलिए व्यक्ति को सफल होने के लिए बहाने, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, शॉर्टकट, रूढ़िवादी धारणाएं, आत्म केंद्रित अभिवृत्ति आदि को त्यागना होगा। एक अच्छा इंसान बने और सफल होने के लिए परिवार, दोस्तों से समझौता न करें। बी काइंड, वर्क हार्ड, नेवर कॉम्प्रोमाइज मोरल्स। इस तरह से आप अपनी बात को एंड कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आशा करती हूँ कि आपकी जो सारी प्रॉब्लम है वो सोल्व होगी और जो 2024 में भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप यहाँ से ही उन एग्जाम्पल को वहाँ पर ऐड कर सकते हो। बाकी जो मैं करंट अफेयर्स की क्लास लाती हूँ तो वहाँ पे भी हम एग्जाम्पल देखते ही हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते ही हैं, तो उस चीज़ को आप वहाँ पे यूज़ में ले सकते हो। और अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है